हेलो दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे डाइजेशन सिस्टम की, पाचन तंत्र की। बताएंगे कि मानव में भोजन किस प्रकार पचता है और भोजन किन किन भागों में बंटता है। आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने धातु या धातु के बारे में आपको बताया था, और आज हम नए टॉपिक के साथ में बात कर रहे हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की कि पाचन तंत्र वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों, भोजन को अंत ग्रहण से लेकर के मल द्वार तक जो शरीर में रासायनिक प्रक्रियाएं होती है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, और पाचन तंत्र में बहुत से अंग और ग्रंथियां मिलकर के भोजन को पचाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मानव में पाचन की। तो मानव में पाचन सर्वप्रथम भोजन मुंह में ग्रहण किया जाता है। सर्वप्रथम भोजन मुंह में ग्रहण किया जाता है और दांतों द्वारा छोटे छोटे कणों में बदला जाता है। दोस्तों, मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं भोजन को छोटे छोटे कणों में बदलने के लिए। जैसे रदनक, नंबर 2 च्वर्णक, नंबर 3 अग्रच्वर्णक, नंबर 4 रदनक, च्वर्णक, अग्रच्वर्णक, और चौथे दांत होते हैं हमारे च्वर्णक। जैसे हमने पहले बात की च्वर्णक की। दोस्तों, यह दांत, जैसे च्वर्णक की संख्या 4 होती है और नीचे के जबड़े में भी इन दांतों की संख्या 4 होती है। ऊपर और नीचे के दांत दोनों मिलकर के च्वर्णक दांत बनाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम भोजन को मुंह में ग्रहण किया था, दांतों द्वारा छोटे छोटे कणों में बदला गया था। इसके बाद भोजन मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे लार स्रावित होती है। यह लार भोजन को लसलसा बनाती है और साथ ही रोगाणु को भी नष्ट करती है। जैसे लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन को लसलसा बनाता है। लसलसा अर्थात भोजन को गीला कर देता है जिससे कि भोजन आहार नाल से आसानी से गुजर सकता है, और साथ है रोगाणु को भी नष्ट करता है। इसके बाद भोजन आहार नाल से होता हुआ ग्रसिका में प्रवेश करता है। आहार नाल का संबंध ग्रसिका से होता है और ग्रसिका से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय एक जेड आकार की आकृति का अंग होता है जो आहार नाल का सबसे चौड़ा और फैला हुआ भाग होता है। आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जो भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरा होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। तीसरा होता है श्लेष्मा, जो अम्ल से आमाशय की रक्षा करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम भोजन मुंह में ग्रहण करते हैं और दांतों द्वारा छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं। मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, रदनक, च्वर्णक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। इसके बाद में मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन को लसलसा बनाने का काम करती है। इन लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है। इस लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को लसलसा बनाता है और साथ ही रोगाणु को भी नष्ट करता है। इसके बाद भोजन आहार नाल से होता हुआ ग्रसिका में और ग्रसिका से आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और पेप्सिन होता है जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। श्लेष्मा होता है जो अम्ल से आमाशय की रक्षा करता है।
इसके बाद आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। यह छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबाई की होती है और भोजन के अधिकांश भाग का जो पाचन है, भोजन के अधिकांश भाग का पाचन यही होता है। छोटी आंत में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। छोटी आंत में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। छोटी आंत में भोजन के 2 भाग हो जाते हैं। छोटी आंत में भोजन के 2 भाग होते हैं। एक होता है पाचित भोजन, जो कि हमारी छोटी आंत की मदद से हमारे अन्य अंगों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, भोजन मुंह से छोटा होने लगता है और छोटी आंत में प्रवेश करता है, तब तक भोजन रस में बदल जाता है और वह रस हमारे रक्त से होता हुआ प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है और प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद में भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और पाचित भोजन हमारे प्रत्येक अंग की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और अपाचित भोजन से जल का अवशोषण होने के पश्चात वह भोजन मल द्वार तक पहुंचा दिया जाता है। यह था हमारा दोस्तों पाचन तंत्र। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं इस पाचन तंत्र से उठने वाले प्रश्न और इन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। जैसे मुंह में पाई जाने वाली ग्रंथियों के कार्य या मुंह में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती है। यह लार ग्रंथियां 2 जोड़ी के रूप में उपस्थित होती है। यह ग्रंथियां 2 जोड़ी के रूप में उपस्थित होती है जो कि लार स्रावित करती है और यह लार हमारे भोजन को लसलसा बनाती है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है। तो दोस्तों, भोजन में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है और साथ ही रोगाणु को नष्ट करता है। इससे हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि आमाशय में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, पेप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन करता है और श्लेष्मा अम्ल से आमाशय की रक्षा करता है। तो ओके दोस्तों, ये आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं पाचन तंत्र के अगले भाग के बारे में। इसके बाद में हम पाचन तंत्र के आधार पर बात करते हैं दोस्तों कि पाचन तंत्र के आधार पर बहुत से जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे शाकाहारी जीवों की। तो भोजन के आधार पर जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शाकाहारी जीव। ऐसे जीव जो केवल शाक खाते हैं। शाक कहते हैं घास को, यानी अन्य ना खा करके शाक खाते हैं। जैसे गाय बिल्कुल शाकाहारी होती है, हिरन। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों मांसाहारी। ऐसे जीव जो केवल मांस खाते हैं, जैसे शेर, तेंदुआ। दोस्तों, मांसाहारी जीवों में रदनक दांत, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, रदनक दांत सर्वाधिक विकसित होते हैं।
इसके बाद में हम बात करते हैं सर्वाहारी की। सर्वाहारी उन्हें कहते हैं दोस्तों जो मांस और शाक दोनों खाते हैं। ऐसे जीव जो मांस और शाक दोनों का भक्षण करते हैं उन्हें सर्वाहारी जीव कहते हैं। जैसे कौवा, बिल्ली, यह सर्वाहारी जीव होते हैं जो मांस और शाक दोनों का भक्षण करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मर्तोपजीवी की। मर्तोपजीवी ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों का विघटन करते हैं, अर्थात मरे हुए जीवों को खा जाते हैं। मरे हुए जीवों का विघटन करते हैं, मरे जीवों का विघटन करते हैं। इन्हें पर्यावरण प्रेमी भी कहा जाता है। तो दोस्तों भोजन के आधार पर जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे शाकाहारी में ऐसे जीव जो केवल शाक खाते हैं जैसे गाय और हिरन। मांसाहारी जो केवल मांस का भक्षण करते हैं जैसे शेर, तेंदुआ। और मांसाहारी जीवों के रदनक दांत सर्वाधिक विकसित होते हैं जो कि भोजन को अर्थात मांस को फाड़ने और चीरने के काम करते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी सर्वाहारी की। तो ऐसे जीव जो मांस और शाक दोनों खाते हैं जैसे कौवा, बिल्ली। इसके बाद में हमने बात की थी मर्तोपजीवी की जो मरे हुए जीवों का विघटन करते हैं, जिन्हें पर्यावरण प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं अगले भाग की। तो दोस्तों भोजन के आधार पर जैसे जीवों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, उसी प्रकार इन जीवों की कई श्रेणियां भी होती हैं जिसके आधार पर इनको अलग अलग किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं भोजन की। भोजन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे भोजन के बारे में। तो भोजन को भी दो भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से भागों में बांटा गया है? संतुलित भोजन, और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन के बारे में बात करते हैं तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल, अन्य खनिज लवण। यानी ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण, विटामिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसे संतुलित भोजन कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं असंतुलित भोजन की। तो ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्वों में से किसी एक पोषक तत्व की उपस्थिति नहीं होती या कई पोषक तत्वों की कमी होती है, उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। और यह असंतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए विनाशकारी होता है और ऐसा भोजन हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न भी करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे के भाग की। तो दोस्तों डाइजेशन सिस्टम मैंने आपको बताया था कि मुंह में पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम, दोस्तों इसका आंसर होगा लार ग्रंथि।
लार ग्रंथि, और इस ग्रंथि में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भोजन के अधिकांश भाग का पाचन, भोजन के अधिकांश भाग का पाचन किस अंग में होता है? किस अंग में होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत्र के नाम से जाना जाता है। छोटी आंत, क्षुद्रांत्र। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। लंबाई 7 मीटर होती है। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं कि छोटी आंत से, अगले क्वेश्चन की, छोटी आंत से भोजन कितने भागों में बंट जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2 भागों में। 2 भागों में, जैसे मैंने आपको बताया था, पाचित भोजन जो कि रस में परिवर्तित हो जाता है और वायरस हमारे रक्त में मिलता है, वह रक्त प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। और दूसरा भाग होता है अपाचित भोजन। अपाचित भोजन। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बड़ी आंत का कार्य, बड़ी आंत का, जिसे बृहदांत्र के नाम से जाना जाता है, बड़ी आंत का कार्य। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बड़ी आंत भोजन से, बड़ी आंत अपाचित भोजन से, अपाचित भोजन से जल का अवशोषण करती है। जल का अवशोषण करती है। इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो दोस्तों मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दांत पाए जाते हैं। इन सभी दांतों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे रत्नक दांतों का भोजन को चीरना और फाड़ना, चौरणक दांतों का भोजन को चबाना, अग्र चौरणक का कार्य भी भोजन को चबाना होता है। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं कि आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों HCl अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया या अन्य रोगाणु नष्ट होते हैं और शुद्ध भोजन हमारी छोटी आंत में प्रवेश करता है। इसके बाद में आगे का जो हमारा प्रश्न है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बड़ी आंत की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है?
तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि बड़ी आंत की लंबाई, आंत की लंबाई लगभग 3 मीटर होती है, 3 मीटर होती है। और फिर भी इसे बड़ी आंत कहा जाता है, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है, बड़ी आंत की लंबाई 3 मीटर होती है, फिर भी इसे बड़ी आंत कहा जाता है, क्योंकि इस आंत का जो व्यास होता है, व्यास अत्यधिक होता है, यानी छोटी आंत से बहुत अधिक होता है। हमारा जो आगे का क्वेश्चन है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आमाशय में श्लेष्मा का क्या कार्य है। तो दोस्तों आमाशय में श्लेष्मा एक एंजाइम पाया जाता है श्लेष्मा नाम का, जो कि अम्ल से आमाशय की रक्षा करता है, अम्ल से आमाशय की रक्षा करता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत से डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र में जो प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए, और डाइजेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, मानव में किस प्रकार भोजन पचता है, और भोजन के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, और वो जीव कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के जीव होते हैं, और मानव के पाचन तंत्र में बहुत से प्रश्न जो मैंने आपको बताए, जैसे मुंह में पाई जाने वाली ग्रंथियों के नाम। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मुंह में लाल ग्रंथियां पाई जाती है, और इन ग्रंथियों में टाइलिन नामक का एंजाइम पाया जाता है, जो कि भोजन को लसलसा बनाता है और साथ ही रोगाणु को भी नष्ट कर देता है। इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। बहुत से क्वेश्चन है डाइजेशन सिस्टम में, और यह पाचन तंत्र अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बहुत से परीक्षाओं में डाइजेशन यानी पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो हम आगे फिर से वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।